खास जगह तनहा हूँ। मेरे दूसरे साथी यहाँ से काफी दूर है। क्या तुम भी तरखान हो? कौन सी बस्ती के रहने वाले हो? मेरा इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं किशन चंद की राजधानी से आया हूँ। ओह, क्या तुम ये सच कह रहे हो? मेरा मतलब है, लेकिन तुम कैसे इंसान हो? मेरा मतलब है, क्या तुम तलवार ने तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं किया? तुम बहुत परेशान मालूम होते हो दोस्त। क्या तुम तरखान हो? मैंने बदस्तूर नर्म और शफकत अमेज अंदाज में पूछा। नौजवान के चेहरे में मुझे बड़ी मासूमियत नजर आई थी। एक अजीब सी जाज़बियत थी उसके अंदाज में। क्या तुम मुझे किशन सिंह के इलाके में पनाह दिलवा सकते हो? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वो बोला, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम मुझ पर भरोसा तो कर दो। मेरी मौत मेरे चारों तरफ मंडला रही है। इस समय मुझे पनाह चाहिए। अगर तुम मुझे पनाह दिलवा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ। मगर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम तरखान हो? हाँ, मगर राजौरिया तरखान। हम नीची जात के तरखान हैं जिनके लिए इस इलाके में कुछ नहीं होता। क्या नाम है तुम्हारा? राणा सिंगा। राणा सिंगा राजौरिया अछूत, उसने जवाब दिया। तुम्हारे साथ कोई और भी था? मैंने कहा और वो चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम? उसने सरसराती हुई आवाज में कहा। बहुत दूर से इस चट्टान के नजदीक मैंने दो साए देखे थे और इस जुस्तजू में यहां चला आया था कि ये कौन हो सकते हैं। फिर जब यहां आकर तुम नजर नहीं आए तो मैंने तुम्हें आवाजें भी दी और इसके बाद जब ये गार नजर आया तो मैंने सोचा कि अगर वाकई यहाँ कोई मौजूद था तो इस गार के सिवा कहीं नहीं होगा। ओह, राणा सिंगा ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर मुझे देखता हुआ बोला, तो मुझसे वादा कर चुके हो कि मेरे दोस्त साबित होगे, दुश्मन नहीं। हाँ, और अपने वादे का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। वो मेरी प्रेमिका है, राणा सिंगा ने जवाब दिया। ओह, कोई लड़की? हाँ, जाहिर है कोई लड़की ही हो सकती है, राणा सिंगा किसी कदर मुस्कुरा कर बोला। फिर उसने अंदर की तरफ रुक करके आवाज दी, लाजवंती बाहर आ जाओ। लेकिन कई साल तक गार के दहाने पर कोई नजर नहीं आया। तब राणा सिंगा ने दोबारा आवाज दी और एक सहमी सिमटी सी लड़की बाहर निकल आई। बड़ा ही खूबसूरत चेहरा था, नन्ना मुन्ना सा, मासूम सा, किसी गुड़िया की मानिद नजर आ रही थी वो, जबकि उसके बरक्स राणा सिंगा देव हैकल आदमी था। लड़की के चेहरे पर बेपनाह खौफ था। वो सहमी हुई निगाहों से मुझे देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में ये खौफ मुझे बड़ा ही भाया। मैंने उसे इशारा किया, मेरे नजदीक आ जाओ। मैं राणा का दोस्त हूँ, तुम्हारे प्रेमी का दोस्त। और शायद उसे मेरे लहजे की नरमी से ढारस बंधी वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़कर हमारे नजदीक पहुंच गई। तो ये है तुम्हारी प्रेमिका? मैंने राणा से कहा। हाँ, मगर हम दोनों बड़े दुखी हैं। क्यों? मैंने सवाल किया। लाजवंती ऊंची नस्ल से ताल्लुक रखती है, एक बड़े बाप की बेटी है, पर क्या किया जाए, भगवान ने सीने में जो नन्हे से गोश्त के टुकड़े रख दिए हैं, ये ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि मंच इनकी ताब नहीं ला सकता। मैं केसका राम का एक अदना खादिम था, पर लाजवंती मुझसे प्रेम करने लगी। मैंने बड़ा ही समझाया मगर ये पगली न मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। तब मैं भी मजबूर हो गया था महाराज। जब यह मुझे इतना टूट कर चाहती थी तो मैं इसे कैसे छोड़ देता, मगर हमारे भाग ऐसे नहीं थे कि हम दोनों मिल सकते। अगर लाजवंती या मैं इस बात का इजहार भी करते तो हमारी जुबानें खींचकर बाहर निकाल दी जाती। केसका राम बड़ा ही बाइज्जत आदमी है, गो लाजवंती का बाप है, मगर मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता, कोई इंतहाई लालची आदमी है। ऊंची नस्ल का जरूर है, पर बातें नीचों की करता है। मुझे क्षमा करना लाजवंती, मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता। हालात का इल्म तुम्हें भी है, तो महाराज मैं इसलिए ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि आपका ताल्लुक तरखानों से नहीं है। मेरे और लाजवंती के मिलने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन हम दोनों इस आग में सुलग रहे थे कि केसका राम को पंडित सुदर्शन का पैगाम मिला। पंडित सुदर्शन की उम्र 60 साल से कम नहीं है, लेकिन उनके पास जानवरों के सबसे बड़े रेवड़ और सोने का जखीरा मौजूद है। उन्होंने ये सारी दौलत पूरा जीवन लूट मार करके जमा की है। और केसका राम को जब इनकी दौलत का इल्म हुआ तो वो पंडित जी का बुढ़ापा भूल गए। रस्म के मुताबिक स्वयंवर में लाजवंती को पंडित सुदर्शन के गले में माला डालनी थी। रस्म पूरी करने के लिए दूसरों को भी बुलाया गया था ताकि कोई ये न कह सके कि बाकायदा स्वयंवर नहीं रचाया गया। लाजवंती ने मुझसे कहा कि अब इसकी तकदीर का आखिरी फैसला होने वाला है, क्या मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगा? बस महाराज मेरा मन डोल गया और मैंने सोच लिया जब वो मुझसे इतना प्रेम करती है तो क्यों ना मैं भी उस पर जीवन वार दूं। सो इस समय स्वयंवर में मैं भी दूसरे लोगों की खिदमत में लगा हुआ था और मैंने सारे इंतजामात कर लिए थे। फिर जब स्वयंवर में लाजवंती ने मेरे गले में माला डाली तो ऊंची नस्ल के लोग गुस्से से चिल्ला उठे। इनकी आंखें बाहर निकल आईं, लेकिन अब लाजवंती मेरी थी। मैं लाजवंती को उठाया और इन में से
दो चार को जख्मी करके जो मेरे सामने आए थे लाजवंती को लेकर दूर दरिया पार निकल आया। अब महाराज ऊंची जात के लोगों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है। इनके घोड़े चारों तरफ दौड़ रहे हैं और हमें तलाश किया जा रहा है। हम यहाँ से निकल नहीं सकते जब तक वो लोग थक हार कर अपने ठिकानों की जानिब वापस न चले जाएं। ये पहाड़ बहुत तवील है महाराज, और इस कदर है कि मैं यहाँ बहुत अरसा तक इन लोगों को परेशान कर सकता हूँ। यहाँ वो हमें तलाश नहीं कर सकते। मैं इन पहाड़ियों में अपने आप को और लाजवंती को आसानी से छुपा सकता हूँ, पर महाराज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम 2 दिन से भूखे हैं। ओह, मैं चौंक पड़ा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प और बड़ी अजीब थी। गो अंदाज मुख्तलिफ नहीं था। गुजरी हुई जिंदगी में ऐसे बेशुमार हालात से साबका पड़ चुका था और मुझे ऐसी कहानियां पसंद थी। मैंने मोहब्बत करने वाले इस जोड़े को देखा जो एक दूसरे की मोहब्बत में इतनी दूर निकल आए थे, हर खौफ से दूर, हर परेशानी से दूर, बस एक दूसरे में मगन। मैंने मुस्कुराते उस जोड़े को देखा। तुम्हें खाने के लिए मैं दे सकता हूं, मैंने कहा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर यह पगली मेरे साथ कष्ट उठाने को न जाने क्यों चली आई है। ये भी तो भूखी है, राणा सिंगा ने बड़े दर्द से कहा। तब राणा सिंगा, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं पहले तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले आऊं, मेरा इंतजार करो। और मैं उन लोगों को उसी तरह छोड़कर वापस चल पड़ा। अब मैं पहले से भी ज्यादा बर्क रफ्तारी से दौड़ रहा था। ये तवील फासला मैंने पहले से जल्दी तय किया और खैमों के नजदीक पहुंच गया। पहरेदारों ने मुझे देखा लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। खैमों में मुझे वो जगह मालूम थी जहाँ खाने पीने की चीजें मौजूद थी। मैंने इनमें से खासा जखीरा साथ लिया और वापस चल पड़ा। राणा बेवकूफ नौजवान नहीं था, वो मुझे गार में नहीं मिला, मगर जब उसे इत्मीनान हो गया कि मैं तनहा ही वापस आया हूँ और कोई साजिश करके नहीं आया, तो बहुत दूर से उसने मुझे आवाज दी, मैं यहाँ हूँ अजनबी दोस्त, बराए करम यहाँ आ जाओ। लाजो की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं उसका मकसद समझ गया था, चुनाचे मैं उसके पास पहुंच गया। लाजो उसके पास घास पर बेसुध पड़ी थी। पानी ज्यादा पी गई थी ये और तबीयत बिगड़ गई है, वो परेशान लहजा बोला। और फिर हम दोनों ने मिलकर पहले लाजो को कुछ खिलाया और फिर मेरे कहने पर राणा ने थोड़ा सा खाना खाया। उसकी आंखों में ममनूनियत के आसार थे। तुम कौन हो भगवान, और कहाँ से आए हो? हमारे लिए तो तुम आकाश से उतरे हुए फरिश्ते बन गए। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। मेरा नाम पूरन है। राजा किशन सिंह का बेटा पीतम सिंह तैरो शिकार के लिए इधर निकल आया था। उसके साथ मैं भी आया हूँ। इनके साथ लश्कर भी है? राणा ने पूछा। नहीं, बस थोड़े से आदमी हैं। जाहिर है हम किसी जंग के इरादे से तो नहीं आए। मुझे इनके पास पनाह मिल सकेगी? राणा ने पूछा और मैं सोच में डूब गया। पीतम सिंह औरत खौर था और राणा की महबूबा खासी हसीन थी। बेचारा राणा एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता, इसलिए मैंने जल्दी से कहा, नहीं राणा, तुम भूल कर भी इस तरफ का रुख मत करना। पीतम सिंह अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे साथ बेहतर सलूक नहीं करेगा। तुम्हारे लिए अब यही जगह ठीक है कि कुछ रोज यहाँ छुपे रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की इतनी मिकदार ले आया हूँ कि तुम कई रोज आराम से गुजार लोगे। जब तुम महसूस करो कि खतरा टल गया है तो यहाँ से कहीं निकल जाना। जो आ गया महाराज, राणा सिंगा ने जवाब दिया और मुतफक्किर निगाहों से लाजवंती को देखने लगा। मैं इस पर जीवन वारने को तैयार हूँ, पर इसके लिए छत नहीं बना सका। पहले तो मैंने यही सोचा था कि राजा किशन सिंह के पास चला जाऊंगा और इनकी सेवा करूंगा, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया। सच तो ये है मैं अकेला हूँ, कहाँ कहाँ लाजो की हिफाजत करूंगा। फिर कहाँ रहोगे राणा सिंगा? किसी ऐसी जगह निकल जाऊंगा जहाँ मंच के कदम ना पहुंच सके। मैं एक नया संसार बनाऊंगा। मेरे बाजू में बहुत ताकत है, पर यह मैं बात तुम्हारे सामने नहीं कर सकता। महाराज, तुम ना जाने क्या हो, बड़ी मुश्किलात में पड़ जाओगे राणा सिंगा। जो भगवान की मर्जी, प्रेम है ही मुश्किल, पर किसी के लिए जीवन त्याग देना ही तो सब कुछ है महाराज। लाजो ना रही तो मैं जी कर क्या करूंगा? उसने प्यार भरी निगाहों से लाजवंती की तरफ देखा, जब उठकर बैठ गई थी और दोनों घुटनों को जोड़कर इन पर ठोड़ी रखे हमें देख रही थी। उसके स्याल लंबे बाल जमीन तक आ रहे थे। मैंने एक ठंडी सांस ली और फिर मैं यहाँ से उठ गया। तो अब मैं चलता हूँ। तुम खास तौर से इस वक्त तक यहाँ पोशीदा रहो जब तक पीतम सिंह यहाँ से अपने खैमे न उखाड़ दे। इसे खास तौर से बचने की कोशिश करना। और फिर मैं वापस खैमों में चला आया और अपने खैमे में पड़कर सो रहा। किसी को पता भी नहीं चला था कि मैं रात को क्या करता फिरा हूँ। सुबह को उस वक्त जागा जब मैंने बाहर बहुत सी आवाजें सुनी। मैं बाहर निकल आया तब मैंने देखा कि पीतम सिंह और दूसरे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और हथियार संभाल रहे हैं। क्या हुआ पीतम सिंह? मैंने पूछा। तरखान चारों तरफ से आ रहे हैं, इनकी तादाद अच्छी खासी है, गालबन वो हमें घेरे में ले रहे हैं, पीतम सिंह ने कहा। और मैं भी इन लोगों के साथ मिलकर देखने लगा। 15-20 घोड़े एक समत चले आ रहे थे, इतने ही दूसरी समत से, और इनके पीछे दूसरे भी थे। इनकी रफ्तार सुस्त थी, लेकिन वो बड़े मोहतात अंदाज में बढ़ रहे थे। खैमों से तकरीबन 50 गज दूर रहकर वो रुक गए और एक कितार में खड़े हो गए। फिर इनमें से 2 आदमी आगे बढ़े और घोड़े दौड़ाते हुए हमारे सामने आ गए।
पीतर सिंह के पास पहुंचकर वो घोड़ों से उतरे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बिल्कुल करीब आ गए। ये तरखानों के खैमे नहीं है। अगर तुम लोग तरखान नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं राजा किशन सिंह का बेटा पीतर सिंह हूँ। हम लोग सैरो शिकार के लिए निकले थे। रास्ता भटकते हुए इधर आ निकले और राजा किशन सिंह के ताल्लुकात तरखानों से बुरे नहीं है। हम लोग तुम्हें तुम्हारा हक देते रहते हैं। ओह, महाराज किशन सिंह से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उन दोनों ने बैक वक्त कहा। बिल्कुल ठीक। मैं भी जब यहाँ पहुंचा तो मुझे अंदाजा हो गया था कि हम इत्तिफाक से तरखानों के इलाके में निकल आए हैं, लेकिन फिर मैंने यही सोचकर यहाँ खैमे डाल दिए कि तरखान हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, और हमारे और इनके दरमियान आज तक दुश्मनी का कोई खेल नहीं खेला गया है। मगर तुम किस इरादे के तहत यहाँ तक आए हो? पीतर सिंह ने पूछा। हम तुम्हारे पास नहीं आए राजकुमार पीतर सिंह, बल्कि अपनी एक परेशानी का शिकार थे। इत्तिफाक से तुम्हारे खैमे नजर आए तो हम सब चौंक कर इधर आ निकले। हम देखना चाहते थे कि यहाँ किसका कयाम है। इनमें से एक शख्स ने कहा। ओह, तो पीतर सिंह तुम्हारी जमीन पर आने के लिए मुआफी चाहता है और अब तुमसे मालूम करना चाहता है कि क्या हम कुछ दिनों के लिए रुक जाएं या तुम्हारी इजाजत नहीं है? महाराज, हम तो आम से लोग हैं, हमसे क्या पूछना? हम तो खुद एक काम के लिए निकले थे, अब इसमें नाकाम होकर वापस जा रहे हैं। हम तो सिर्फ यह मालूम करने के लिए रुक गए थे कि मालूम तो करें आप कौन लोग हैं। जरा एक बात तो हमें भी बता दें। क्या? पीतर सिंह ने पूछा। आपने यहाँ किसी ऐसे नौजवान को तो सफर करते नहीं देखा जिसके साथ एक लड़की भी थी? दरअसल वो नौजवान हमारा मुजरिम है, नीची जात का एक अछूत जो ऊंची जात की एक लड़की को लेकर दरिया पार कर आया है और अब इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है। हम बहुत दूर तक उसकी तलाश में निकल आए थे, इतनी दूर कि वो किसी भी रफ्तार से जाता हमसे आगे नहीं निकल सकता था। इसका मकसद यही है कि वो इन्हीं पहाड़ों ही में कहीं छुपा हुआ है। नहीं, मैंने किसी ऐसे नौजवान को नहीं देखा, लेकिन ताज्जुब की बात है वो तुम्हारे यहाँ की किसी लड़की को लेकर फरार हो गया। हाँ महाराज, बहरहाल फिक्रमंद न हो, अगर वो इस तरफ गया है तो आबादियों में जाने की कोशिश जरूर करेगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर वो मुझे नजर आ गया तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जय महाराज की। तो महाराज यहाँ रुकेंगे या वापस चले जाएंगे? उस शख्स ने पूछा। मैं भी रुकना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो पीतर सिंह मकारी से बोला। वो बेहद चालाक शख्स था। तरखानों की दोस्ती हासिल करके वो यहाँ रुकने का ख्वाहिशमंद था ताकि वो अपनी तफरी ख्वाहिशात की तकमील कर सके। आप यूं करें, महाराज के दरिया के किनारे आ जाएं और वहां खैमे लगाएं। हम दरिया पार करके अपने सरदारों से गुफ्तगू करेंगे और अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो हम दरिया पार करके आपको अपना मेहमान बनाएंगे। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं खैमे उठाकर दरिया के किनारे पहुंचता हूँ। पीतर सिंह ने मुसर्रत भर लहजे में कहा और वो लोग वापस लौट गए। उन्होंने जाकर अपने आदमियों को तफसीलात बताई और फिर ये गौल समेट कर दरिया की जानिब दौड़ पड़ा। पीतर सिंह मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था पूरन कि मैं एक दिन इन लोगों को तस्खीर कर लूंगा, मैं तरखानों का जोर खत्म कर दूंगा और इसका तरीका यही होगा। पहाड़ों में रहने वाले अपने इलाके में बहुत मजबूत है, लेकिन अगर इन्हें चालाकी से बाहर निकाल दिया जाए तो, मगर बात कबल अज वक्त है, तुम देखोगे कि एक दिन क्या होता है। फिर पीतर सिंह ने अपने आदमियों से कहा कि वो अपने खैमे उखाड़ दें। हमने दरिया की तरफ रुख किया और खासा तवील सफर करके इसके किनारे पहुंच गए। आजकल यह दरिया पुरसकून था क्योंकि दूर के पहाड़ों की बर्फ जमी हुई थी। दरिया के दूसरे किनारे पर तरखानों की बस्तियां नजर आ रही थी। किनारे पर कुछ लोग मसरूफ भी थे। हमारी इतला शायद काफी पहले यहाँ पहुंच गई थी, क्योंकि हम अभी खैमे नस्ब भी कर रहे थे कि हमने 10-12 घोड़ों को दरिया में उतरते देखा। इनमें एक कवि हैकल शख्स सबसे आगे था। बिलाशुबा ये लोग बुलंद कामत और तवाना थे और शेरों से बारोब नजर आ रहे थे। इन्होंने पुरस्कून अंदाज में दरिया पार किया और फिर हमारे पास पहुंच गए। इनके अंदाज में जारहियत नहीं थी। मैं पूरे इलाके का सरदार किरना हूं, राजकुमार पीतर सिंह से मिलना चाहता हूं, कवि हैकल शख्स ने कहा। और पीतर सिंह इसके लिए पहले से तैयार था। जवाहरात के थाल और कपड़े के थाल लाए गए और सरदार के सामने रख दिए गए। तब पीतर सिंह वहां पहुंच गया। सरदार घोड़े से उतर गया था। सरदार किरना के लिए पीतर सिंह ने इन चीजों की तरफ इशारा किया और किरना की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए इन चीजों को देखा और बोला, पिछले 10 बरस से हमारे और किशन सिंह के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं पैदा हुआ। इसके बाद मैं राजा बनूंगा सरदार किरना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान दुश्मनी हो और मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान दोस्ती कायम हो जाए। तब मैं पीतर सिंह को एक अच्छे दोस्त की हैसियत से खुशामदीद कहता हूं और दोस्ती के नाते तरखानों के इलाके में आने की दावत देता हूं। क्या मैं यहां ना लगाए जाएं, बल्कि दरिया पार करके आप हमारे मेहमान बने। किरना ने कहा और पीतर सिंह ने इसकी पेशकश कबूल कर ली। इसकी आंखों में फातियाना चमक थी। सरदार किरना ने हमारे लिए इस दरिया किनारे की बस्ती में बंदोबस्त कर दिया। बड़ी शादाब बस्ती थी।
मैंने भी बस्ती की तरोताजा लड़कियों को देखा। केशव ने ठीक कहा था, यहाँ हुस्न बिखरा हुआ था। हम लोग बस्ती में दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि दरिया के किनारे ही हमारे लिए इंतजामात कर दिए गए थे। कितना देर तक पीतर सिंह से गुफ्तगू करता रहा था। उसके जाने के बाद पीतर सिंह ने कहा, सरदार चालाक है। उसने हमसे मुआज़रत करते हुए कहा कि बस्ती में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि इस वक्त हमें बस्ती में नहीं ले जाया जा सकता, हम महसूस न करें। इसके अलावा उसने कहा कि तरखान किसी अजनबी को अपने अंदरूनी इलाकों में आने नहीं देते और ये इनकी रीत है, इसलिए हम दरिया के आस पास महदूद रहें। क्या यह हमारा अपमान नहीं है महाराज? केशव ने पूछा और पीतर सिंह हंस पड़ा। लेकिन इस अपमान का हम पूरा पूरा बदला लेंगे। देखना यह है कि तरखान लड़कियां हमारे साथ क्या सलूक करती हैं। उसने हंसते हुए कहा। मैं तशवीश की निगाहों से उसे देख रहा था। तरखानों का जो अंदाज मैंने देखा था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये लोग सख्त गयूर और खतरनाक हैं। मगर पीतर सिंह ने कोई गलत हरकत की तो इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मेरे जहन में इस वक्त है पीतर सिंह से ज्यादा राणा सिंगा और उसकी महबूबा का ख्याल था। मैं इन लोगों की मदद करना चाहता और मैंने सोच लिया था कि इनके लिए मुझे किसी खास अंदाज में सोचना होगा। हमारे लिए यहाँ काफी बंदोबस्त किया गया था। रात को यहाँ कुछ नाचने गाने वाले पहुंच गए और उन्होंने हमारा दिल बहलाया। रक्स करने वाली दोनों लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन वो अपने मर्दों के साथ नाच रही थीं। फिर जब केशव इनमें से एक मर्द को लेकर पीतर सिंह के पास पहुंचा तो पीतर सिंह ने सोने के सिक्कों का एक तोड़ा उसके हवाले करते हुए कहा, हम तुम्हारे कमाल से बहुत खुश हुए हैं। नाचने वाली दोनों लड़कियां आज रात हमारे खेमों में छोड़ दो, सुबह ने इनाम देकर रुखसत कर दिया जाएगा। सोने के सिक्कों का इतना बड़ा इनाम पाकर मुसर्रत से फूले न समाने वाले शख्स का चेहरा अचानक उतर गया। उसने तोड़े की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते रोक लिया। इनका क्या करोगे राजकुमार? उसने पूछा। ओह, वो हमारा दिल बहलाएंगी और तुम इनाम हासिल करोगे। इससे ज्यादा कुछ न कहना राजकुमार। आप हमारी जमीन के मेहमान हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें हमेशा के लिए बेकार कर देते हैं। इस बारे में किरना भी हमें मजबूर नहीं कर सकता। और वो गुस्से से पैर पटकता बाहर निकल गया। घी सीधी उंगलियों में नहीं आएगा केशव। कोई बात नहीं, हमें दूसरे घुर आजमाने पड़ेंगे, पीतर सिंह ने कहा। मैं भी इस नाच रंग में शरीक रहा था, लेकिन लड़कियों के चले जाने के बाद मैं यहाँ से निकल आया। बस्ती खामोश और सन्नाटे की गोद में सोई हुई थी। गोवा में बस्ती में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं किसी बात की परवाह कब करता था। मैं बस्ती में दाखिल हो गया। इन लोगों के रहन सहन का अंदाज भी आम ही था। बस्तियों पर इन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मामूली से कच्चे पक्के मकानात बने हुए थे। इनमें यह भी पता नहीं चलता था कि सरदार का मकान कौन सा है। मैं काफी देर तक गलियों और सड़कों पर चकराता रहा। कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर तवज्जो दी जाती। चुनाचे फिर मैं दरिया के किनारे की तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी यहाँ पहुंचा ही था कि हैरान रह गया।